हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेसिक, जो अध्याय तीसरे का बेसिक है। जो अध्याय नंबर तीसरा चल रहा है हमारा, उसका ये बेसिक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो इस पूरे अध्याय में आपका दिमाग में दर्द रहेगा। ठीक है नहीं? ठीक है स्टूडेंट, इसलिए इसको यानी कि ध्यानपूर्वक से समझना है। यदि आपने ये नहीं समझा तो पूरे अध्याय यानी ये सारा अध्याय जब खत्म होगा ना तो आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको ये पूरा जो बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं सकते। अगले जो आने वाले टॉपिक हैं वो समझ में नहीं आएंगे। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे किसी मान लो घर मकान बनाते हैं तो उसकी नींव अगर पुख्ता नहीं होती तो ऊपर बनने वाला भवन भी कच्चा होता है। ठीक है नहीं? इसी प्रकार से अगर किसी स्टूडेंट की अगर बेसिक क्लियर नहीं है किसी सब्जेक्ट के अंदर तो वो क्या है, एक तरह से कच्चा है, वो समझ नहीं सकता, आगे की फिजिक्स को नहीं समझ पाएगा। ध्यान रखना है कि फिजिक्स को समझा जाता है, फिजिक्स को समझा जाता है ना कि रटा जाता है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है नहीं? फिजिक्स को रट नहीं सकते, कितना रटोगे? ठीक है नहीं? फिजिक्स बहुत बड़ी है, इसलिए इस बेसिक को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, तभी आपको क्या हुआ, क्लियर तरीका से आने वाले जो अध्याय हैं वो भी समझ में आएंगे और ये अध्याय तो आपको समझ में आएगा ही। ठीक है नहीं? तो आज मैं बेसिक क्लास इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि किसी किसी बच्चे को पता नहीं होता है कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। ठीक है नहीं? तो वो इसलिए मैं यहाँ पर ये बेसिक क्लास लेके आया हूँ। तो बेसिक क्लास को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है नहीं? तो बने चैनल पे नहीं हो स्टूडेंट, और स्टूडेंट यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस थंबनेल को तुम देख के आए हो ना, तो इसमें वही है, सिर में दर्द तो हमेशा ही रहेगा जब तक आप इस बेसिक को नहीं समझोगे। ठीक है नहीं? तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिक की। केवल बेसिक यहाँ पर देखना है। कोई भी एक पदार्थ होता है, चालक तो आप जानते ही हो, चालक क्या होते हैं, जिनमें आवेश का प्रवाह हो सके। पर आपको ये नहीं पता होगा कि आवेश का प्रवाह क्यों होता है। हाई स्कूल में वैसे पढ़ाया जाता है, परंतु कुछ बच्चे होते हैं, जो बच्चे उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नहीं जानते हैं। ठीक है नहीं? बाकी जो बच्चे हैं होशियार हैं भाई, टॉप पर क्या है क्लास 12th में, वो क्लास 10th में। ठीक है नहीं? तो इसका मतलब ये उनको तो पता होगा, परंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता। चालक क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, मुक्त आवेश वाहक होते हैं। ठीक है नहीं? उनके अंदर क्या होता है, मुक्त आवेश वाहक, तो उनको चालक कहा जाता है। चलिए, मुक्त आवेश वाहक को समझने से पहले हमें समझना होगा, क्या समझना होगा कि परमाणु क्या होता है। आपने पढ़ा है परमाणु, और आगे चल के सेकेंड बुक में भी आपको जो चैप्टर अध्याय है परमाणु के बारे में वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो परमाणु की बात करते हैं सबसे पहले। परमाणु, भाई परमाणु क्या होता है, एटम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एटम कहा जाता है। ठीक है नहीं? एटम, ठीक है नहीं? एटम क्या होता है उसकी हम बात करें, परमाणु की बात करते हैं। देखिए, परमाणु किसी का भी हो सकता है। हमारी मेंडलीव की आवर्तसारणी के अंदर 118 तत्व हैं। 118 तत्व में से कोई भी एक तत्व आप ले लीजिए, कोई भी एक तत्व ले लीजिए। चलिए, मैं यहाँ पर एक तत्व लेता हूँ जो है आपका, जैसे मान लीजिए सोडियम है। कौन सा है? सोडियम। जाना पहचाना है, सोडियम। अच्छा, आप बताइए ये सोडियम जो है ये क्या है आपका? सोडियम। मैं जो बताने वाला हूँ उसको समझिए केवल। यहाँ पर इस परमाणु को मैंने लिया है, ये मेंडलीव की आवर्तसारणी में कितने नंबर पे आता है? ये मेंडलीव की आवर्तसारणी में इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, रोल नंबर कहते हैं इसे हम। स्कूल में जो बच्चे बैठाए जाते हैं वो रोल नंबर से बैठाए जाते हैं। ठीक है नहीं? तो इसी प्रकार से ये जो तुम्हारा ये सोडियम है, इस सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक का मतलब ये होता है रोल नंबर। तो इसका जो होता है स्टूडेंट वो कितना होता है? वो 11 होता है। कितना होता है? 11। ध्यान रखना है, 11 परमाणु क्रमांक इसका होता है। ठीक है? बेसिक आपको क्लियर कर दूं मैं यहाँ पर। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह पढ़े होंगे, 9th क्लास में वैसे पढ़ाया जाता है। इंटर में भी आपको पढ़ाया जाएगा, 11th में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले ये है कि परमाणु क्रमांक को किससे दिखाते हैं। परमाणु क्रमांक जो हम दिखाते हैं वो Z से दिखाते हैं, तो वो 11 है हमारा। ठीक है नहीं? अच्छा, एक जो परमाणु होता है उसका प्रतीक किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है, ऐसे प्रतीक होता है। समझ लेना, आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको परमाणु वाला चैप्टर बताऊंगा। ये आपका एक परमाणु का प्रतीक लेके चलते हैं हम, प्रतीक मान के चलते हैं, और इसकी एक्स की जगह पर हम सोडियम ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, बेरिलियम ले सकते हैं, बोरॉन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है नहीं? परंतु 118 तत्व में से ले सकते हो। ठीक है नहीं? ऐसा नहीं कहीं बाहर से ला करके बैठा दो। तो ये यहाँ पर एक्स की जगह पर लिया जाता है। इसके जो ऊपर वाला भाग होता है, ये हेड वाला भाग जो दिखाई देता है,
ये वाले भाग को होता है द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। और जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो होता है ये परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये परमाणु क्रमांक होता है। और भैया बीच में जो होता है इसका ये नाभिक होता है, क्या होता है, नाभिक होता है। और इस नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं वो भी समझाएंगे। द्रव्यमान संख्या को ए से दिखाया जाता है, परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यहाँ तक क्या है, परमाणु क्या होता है, देखिए परमाणु एक छोटा कण है, बहुत ही छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, सबसे सूक्ष्म परमाणु होता है, ठीक है नहीं। परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, ये किसने बताया, डाल्टन ने बताया, परंतु परमाणु को तोड़ दिया गया, ठीक है नहीं। परमाणु अविनाशी होता है, यानी सबसे छोटा कण है परंतु उसे तोड़ तो सकते हैं, ठीक है नहीं। परमाणु जैसे एक सोडियम का, आप तुम कहोगे सोडियम खूब बड़ा होगा परमाणु, नहीं नहीं भाई, सोडियम का परमाणु बहुत छोटा हो तो आंखों से नहीं दिखाई देगा, नग्न आंखों से उसको देख नहीं सकते। तो परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु एक छोटा कण होता है जिसको हम देख नहीं सकते। परमाणु से क्या मिलकर बनता है वो हम बताएंगे। तो परमाणु के एक होता है नाभिक, ध्यान रखना। तो ये सोडियम का ही लेके चल रहे हैं यहाँ पर, तो सोडियम का हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसमें देखिए, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ, परमाणु क्रमांक कितना है तो ये कितना होगा 2,8,1, क्यों 11 है ना, तो इसी प्रकार से तोड़ते हैं। प्रत्येक परमाणु ये चाहता है कि मेरे अष्टक बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 8 हों, ठीक है, अष्टक पूरा करना चाहता है। तो यहाँ पर 2 से तोड़ दिया 8, फिर 8 तोड़ेंगे, परंतु यहाँ 8 आना चाहिए, यहाँ तो 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। अब चलिए इसमें कितनी कक्षा बनेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें परमाणु एक कैसा होता है, गोल होता है, गोलाकार, इस प्रकार से परमाणु में कक्षाएं होती हैं, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से क्या होती है भैया, इसमें कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, इतना ध्यान रखना। सॉरी मैंने यहाँ पर लगा दिया, इस वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर भरे जाएंगे। दूसरी में 8 हैं तो इसमें भैया 8 भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और जो लास्ट कक्षा है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपका भरा जा रहा है, ठीक है। ये परमाणु बनाया मैंने सोडियम का, परमाणु गोल होता है, ठीक है नहीं, बीच में एक नाभिक होता है। तो ये क्या है, आपका नाभिक है, ये है तुम्हारा नाभिक, ठीक है। और ये कक्षाएं होती हैं, इनको हम नाम देते हैं KLMN, ठीक है नहीं, KLMN, ये तुम्हारी कक्षाएं होती हैं, ठीक है नहीं। अफबाउ ने अपना एक नियम दिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, ठीक है नहीं, तो उसने उपकक्षाएं दी थी SPDF, ठीक है नहीं। वो हम अभी नहीं समझेंगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, केवल हमें इतना देखना है कि परमाणु छोटा कण है, इसके अंदर क्या क्या होता है। परमाणु की चार तरफ कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी में 8 भरे जाते हैं, तीसरी में भी 8 होने चाहिए, 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन आप इस प्रकार से भर सकते हो। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2। इसका फॉर्मूला होता है देखिए 2n⁻², इतना। पहली कक्षा की बात करें तो n क्या, यहाँ कक्षाओं की संख्या होती है, तो पहली कक्षा यहाँ रखेंगे 1 2 होना चाहिए, दूसरी करेंगे 2 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होना चाहिए, तीसरी करेंगे तो 9 18 हो जाएगा। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 होना चाहिए, परंतु यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका मतलब ये आवारा इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्लियर। यहाँ तक परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ध्यान रखना है। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन भैया उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लो एक बार, ठीक, उदासीन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश संख्या होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव आता है इलेक्ट्रॉन पर, इस प्रकार से। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पर होता है इतना ही है, परंतु प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है, ठीक है नहीं। ये आवेश है इन पर, प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा, मतलब जो परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रह जाता है बाहर, जो
उसमें पूर्णतः इलेक्ट्रॉन ना भरे हों तो वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। अगर 8 हो गया तो अष्टक हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है प्रत्येक परमाणु, परंतु यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन एक उदासीन चार्ज होता है, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस में होता है और प्रोटॉन पर प्लस में होता है, परंतु वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जितना प्रोटॉन होगा, सोडियम में कितना है परमाणु क्रमांक 11, तो सोडियम जो होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सोडियम आपका परमाणु क्रमांक 11, उसकी द्रव्यमान संख्या 23 होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ए होगा वो कितना होगा 23, पी होगा यहाँ पर वो कितना होगा 11। अच्छा देखिए पी और जेड एक ही होता है, पी और जेड एक होता है, जो जेड होता है वही ई होता है, ध्यान रख लेना है। ई जेड पी सब सेम होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, नहीं तो परमाणु क्रमांक जितना 11 है तो 11 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन, 12 परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन संख्या भी 12 होगी। ठीक है, परमाणु प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में होता है भाई, नाभिक से कहीं निकल के नहीं जाता है, नाभिक की बल द्वारा बंधा हुआ होता है। ठीक है, आप समझिए ये तुम्हारे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, निकल भी सकता है, ठीक है नहीं, अंदर आ भी सकता है, ग्रहण कर सकता है, परंतु प्रोटॉन कहीं बाहर नहीं निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन के जाने से धनायन बनता है, इलेक्ट्रॉन के आने से ऋणायन बनता है। क्लियर यहाँ तक? तो जो इलेक्ट्रॉन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये होता है, द्रव्यमान संख्या इतनी होती है और प्रोटॉन संख्या 11 होती है। ठीक है, इतना यहाँ पर तुम्हारा होता है। ठीक है, अगर यहाँ से न्यूट्रॉन संख्या निकालनी है तो केवल 11 को 23 में से घटा दो। न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपको निकालनी है तो न्यूट्रॉन निकालना है तो आपको करना क्या होगा, ए में से जेड घटाओ, केवल ये फॉर्मूला याद रखो बस, केवल ए में से जेड घटा दो। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन बचेगा केवल, और न्यूट्रॉन उदासीन चार्ज होता है। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करने वाले थे यहाँ पर परमाणु की। परमाणु छोटा कण था और छोटा सा कण है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहता है, बाहरी उपकोष में उपस्थित होते हैं, जो अष्टक पूरा नहीं कर पाते, वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है नहीं, और इनके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्लियर? अब ऐसे ही परमाणुओं से मिलकर के आपका क्या बना होता है भैया, परमाणु जब मिलेगा, परमाणु प्लस परमाणु जब जुड़ेगा भैया तो बनेगा आपका अणु। क्या बनेगा? अणु। और अणु प्लस अणु जुड़ेगा तो क्या बनेगा भैया? पदार्थ। क्या बनेगा? पदार्थ। जो पदार्थ हम देख सकें। ठीक है, अणुओं को भी हम देख सकते हैं, परमाणु को हम नहीं देख सकते हैं। ये भी एक छोटा कण है, ये भी छोटा कण है, परंतु ये अत्यंत छोटा है, परंतु ये इतना छोटा नहीं, इसको तो हम देख सकते हैं। पदार्थ क्या होता है, जैसे कि ईंट होती है, रेत होता है, इकट्ठा कर दो, रेत के अंदर कण होते हैं, वो अणु हैं, और जो इकट्ठा कर दो तो वो एक पदार्थ बन जाता है। पदार्थ भी 2 प्रकार के आपके होते हैं, चालक भी होता है, कुचालक होता है। अच्छा 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं इसको रब करता हूँ यहाँ से। चलिए, जो मैंने बताया था आपको कि, चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि परमाणु एक छोटा कण होता है, बहुत छोटा सूक्ष्म कण है। तो जो भी पदार्थ जो बनता है, तो समझिए परमाणु जो होता है, क्या होता है आपका? परमाणु से क्या मिलकर बना है तुम्हारा? अणु। ठीक है, परमाणु से मिला है अणु, और अणु मिलकर के बना है आपका पदार्थ। क्या बना स्टूडेंट? पदार्थ बना है। ठीक है, परमाणु सूक्ष्म कण होता है, परमाणु से मिलकर बना है अणु। परमाणु जो जुड़ते हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी जितने भी तत्व हैं, 128 तत्व हैं, वो सभी क्या हैं? परमाणु हैं। और परमाणु छोटा सा कण है, ठीक है नहीं, छोटे से छोटा कण है। अब ये परमाणु आपस में जब जुड़ते हैं तो एक अणु बनता है। ठीक है, जैसे H2O हो गया, HCl हो गया, ये सब क्या है? अणु है। ठीक है, इन्हीं को यौगिक कहते हैं। जैसे H2O हो गया तो अणु होता है। अणुओं से मिलकर के बनता है आपका क्या? पदार्थ बनता है। क्या बनता है? पदार्थ बनता है। तो अब पदार्थ भी कई प्रकार के होते हैं, पदार्थ कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, पहला होता है चालक पदार्थ। कौन सा होता है? चालक। ठीक है ना, पहला चालक। दूसरा होता है तुम्हारा कुचालक। ठीक है नहीं। तीसरा होता है आपका यहाँ पे अर्धचालक। ठीक है नहीं, अर्धचालक। ठीक है, चालक, कुचालक और अर्धचालक, ये 3 प्रकार के पदार्थ आपके होते हैं। तो इसमें हम स्पेशल रूप से हम बात करेंगे यहाँ पर चालक की, क्योंकि हम चालक के बारे में इसमें देखेंगे। इस वाले अध्याय में जो हम देखेंगे, अध्याय हमारा तीसरा चल रहा है ना, इस अध्याय में हम देखेंगे केवल चालक के बारे में ही देखेंगे यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो चालक जो होते हैं, चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे आवेश का प्रवाह हो सके, विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। ठीक है नहीं, तो चालक को ही हम कहते हैं धातु। क्या कहते हैं हम? इसको धातु कहा जाता है। और कुचालक को देखो अचालक भी बोला जाता है, इसे अचालक, यानी कि ये होता है अधातु। ठीक है नहीं, और ये जो होता है आपका उपधातु कहते हैं, उपधातु। अर्धचालक जो होते हैं, इनमें से आवेश का प्रभाव थोड़ा थोड़ा होता है, ये चालक की तरह भी व्यवहार कर सकता है और कुचालक की तरह भी, इसलिए इसको अर्धचालक कहा जाता है।
चालक जो होते हैं वो धातु होती है, जितने भी धातु हैं वो सभी क्या होती हैं, चालक होती हैं। ठीक है, अब समझिए एक चालक के अंदर क्या होते हैं, मैंने बताया था कि परमाणु से मिलकर कोई भी पदार्थ जो बनता है, जैसे मतलब चालक पदार्थ की बात करते हैं, तो चालक पदार्थ जो होता है एक परमाणु से मिलकर बना होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर चालक की बात करेंगे। तो चालक की अगर हम बात करेंगे तो चालक के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही उसके अंदर धारा का प्रवाह होता है, यानी आवेश का प्रवाह जब होता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है नहीं, तो जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा हो गया आयरन। तो आयरन जो होता है, आयरन 26 पे आता है, आपको पता है। ठीक है नहीं, इसकी अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 हो जाएगा। ठीक है नहीं, अफबाव के नियम से करोगे तो इस प्रकार से 14 और 2, यानी कि वायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन इसके तो यानी कि होते हैं। तो यानी कि ये वाला जो होता है ये फेरिक होता है, फेरिक यानी इसे फेरिक कहा जाएगा, फेरिक कहते हैं, फेरिस, इसे फेरिस बोलेंगे। और एक होता है फेरिक। फेरिक क्या होता है, इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसी का समझता नहीं होता है, 3 हो इसके ऊपर तो क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए F+2 होता है तो ये क्या होता है आपका फेरिस होता है, इसे हम फेरिस बोलते हैं, फेरिस। ठीक है नहीं, फेरिस बोलते हैं। और एक होता है Fe+ के ऊपर 3 होता है तो इसे हम बोलते हैं फेरिक, क्या बोलते हैं, फेरिक। ठीक है नहीं, तो इसमें अंतर इतना ही होता है। चलिए हम यहाँ पर एक ये आयरन का एक पदार्थ ले लेते हैं इस प्रकार से, ये आयरन है आपका, आयरन का पदार्थ। ठीक है नहीं, इस प्रकार से आयरन का पदार्थ है, इसका मतलब इसके अंदर आयरन के परमाणु होंगे Fe। ठीक है नहीं, इस प्रकार से Fe, इस प्रकार से इसके आयरन के क्या होंगे, परमाणु, बहुत सारे इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर आयरन के परमाणु होंगे। ठीक है, इसके अंदर आयरन क्या होंगे, परमाणु होंगे, इसके अंदर बहुत सारे होंगे, क्योंकि आयरन का पदार्थ हमने यहाँ पर लिया है तो आयरन के होंगे। अब आपको पता है इसकी वैलेंसी 2 होती है। ठीक है नहीं, क्योंकि वायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पर हो जाएंगे इस प्रकार से, ऐसे करके इसके ये इलेक्ट्रॉन को करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करेगा यहाँ पर इस प्रकार से। जितना धनायन होता है इसके ऊपर उतना ही ऋणायन होता है, इतना ध्यान रखना है, जितना धनायन और उतना ही ऋणायन होता है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से इसका नेट जो आवेश होगा, नेट आवेश जो कितना होगा, नेट, अगर नेट चार्ज की अगर हम इसकी बात करें, नेट चार्ज जो होगा इस पर 0 होगा, इतना ध्यान रखना है। नेट जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा इस टोटल अगर मैं बात करूँ तो इसके। ठीक है, जितना धनायन उतना ही ऋणायन होता है। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि ये आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चलते फिरते रहते हैं। ठीक है नहीं, यानी कि इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि चलते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर हम देखिए आपको समझाते हैं इस प्रकार से। ये आपका हमने पदार्थ लिया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करता है, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है आपका, तो ये जिगजैग मोशन करता है इस प्रकार से, ऐसे करके करता है। ठीक है नहीं, ये और भी इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, गति करेंगे ऐसे ही। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अंदर वो गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। किस प्रकार से, टेढ़ी मेढ़ी इसमें गति करते हैं। जो जिगजैग मोशन करते हैं इसी प्रकार से अनियमित गति करते रहते हैं, क्योंकि इनको जो ऊर्जा मिलती है वो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, वायुमंडल से इन्हें ऊष्मा मिलती है, उससे क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो स्थिर नहीं होते हैं, रुके हुए नहीं होते हैं, आवारा होते हैं, ये घूमते रहते हैं। परंतु इतना ध्यान रहे, ये अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाते हैं, कहीं पर भी डोलाएं, परंतु आएंगे अपने मूल स्थान पर ही, यहाँ पर इनका पहला स्थान है वहीं पर रहेंगे। ठीक है नहीं, तो ये जो गति होती है इसे क्या कहते हैं हम, ब्राउन गति या रैंडम मोशन, या कहते हैं अनियमित गति, इंग्लिश में कहते हैं जिगजैग मोशन। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तुम्हारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं थर्मल एनर्जी को लेकर के गति करते हैं, क्या करते हैं, गति से मतलब गतिशील होते हैं, एक तरह से गति करते हैं। तो ये यहाँ पर गति करते हैं, तो ये कैसी गति करते हैं, जिगजैग मोशन, यानी कि रैंडम मोशन कह सकते हैं इसको, रैंडम मोशन, ब्राउन गति है, जिगजैग मोशन, कुछ भी कहो। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें इस प्रकार से यहाँ पर गति करते हैं, परंतु अपनी मूल अवस्था को छोड़ करके नहीं जाते हैं, लौट फिर के वहीं आ जाते हैं। तो इस कारण से समझने की नोट पॉइंट में मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, समझिए कि इस कारण से क्या होता है, नोट पॉइंट यहाँ पर करके लिख लीजिए कि जो पदार्थ का, इस पदार्थ की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो ऊष्मीय औसत वेग होगा, ऊष्मीय औसत वेग जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा भैया, देखो जहाँ से गया वहीं लौट के आ गया, इसका मतलब ये है कि इसका औसत वेग क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है नहीं, औसत वेग क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, इसकी टेढ़ी मेढ़ी गति क्यों होती है, क्योंकि ये टकराता रहता है, धनायन से टकराता है। धनायन इसके जैसे मैंने बताया यहाँ पर, आयरन के क्या होते हैं, कर्नल होते हैं, यानी पॉजिटिव आयन होता है, उससे टकरा जाता है जाकर, तो इसकी गति चेंज हो जाती है। तो इस कारण से जैसे आगे बढ़ेगा तो टकरा जाएगा, तो वहाँ पर 0 हो जाएगी एक तरह से, फिर आगे बढ़ेगा फिर 0 हो जाएगी, टक्कर करता रहेगा, परंतु अपनी अवस्था पर आ जाता है, लौट करके वहाँ पर है वहीं पर। तो इस कारण से इसका जो ऊष्मीय औसत वेग होता है, ओवरऑल पदार्थ की बात कर रहे हैं हम सभी इलेक्ट्रॉन की, तो वो कितना होता है, 0 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यू एवरेज जो होता है, यू एवरेज वो कितना होता है, 0 होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ U1 + U2 + U3
प्लस डॉट 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 UN तक लिख सकते हैं अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो, ठीक है नहीं। और ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, इतना ध्यान रखना है, 0 होता है। इसको याद कर लेना, जब मैं अनुगमन वेग आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इसका प्रयोग करूंगा। यानी कि अनुगमन वेग में क्या होता है कि अनुगमन वेग में जो एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक निश्चित वेग से एक निश्चित डायरेक्शन में गति करने लगते हैं, ठीक है ना। इनका एक वेग फिक्स हो जाता है, फिर आगे बढ़ने लगते हैं, अपने मूल अवस्था में नहीं आते, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे, फिर भी आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, ठीक है नहीं। तो ऐसे वेग को कहते हैं अनुगमन वेग कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इनका क्या होता है, ऊष्मीय औसत वेग जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, पूरे पदार्थ की बात करें, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा मिलती है इनको किससे मिलती है, वायुमंडल से मिलती है, और उस वायुमंडल की ऊष्मा लेकर के ये गति करते हैं, ठीक है नहीं। टकरा जाता है, फिर से गति करेगा, ठीक है नहीं, और फिर से ऊष्मा लेगा, थर्मल एनर्जी, और फिर से गति करने लगेगा। तो परंतु टकरा के जब अपनी ऊर्जा का लॉस कर देता है, फिर उसके बाद फिर से एनर्जी लेता है, फिर भगता है, इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से इसका ऊष्मीय औसत वेग जो होता है वो 0 होता है। क्लियर। एक बात और मैं आपको बता दूं, नोट पॉइंट में कर लेना, कि यानी कि कोई भी चालक पदार्थ होता है जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं, इनका ये जो वेग होता है वो कितना होता है, इसकी अगर हम चाल की बात करेंगे तो इसका चाल होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 10⁵ यानी 5 जो लगा दो 10 पर, तो इतनी स्पीड से चलते हैं सेकंड में, ठीक है नहीं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, नोट पॉइंट की है, इनको नोट पॉइंट कर लेना, ठीक है। जो एक पदार्थ है इसके छोटे से भाग में, यानी कि छोटा सा भाग कितना, प्रति सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो संख्या होती है इतनी होती है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10⁻29। अब हमारे 10 पर 29 जीरो लगाओ छोटे से भाग में, यानी कि 1/1 का, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब का एक हम बॉक्स ले लें, घन जानते हो आप बॉक्स होता है, यानी तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, 10⁻29, छोटा सा बॉक्स, यानी हम कह सकते हैं इतना सा बॉक्स, ये बॉक्स आपको मान छोटा सा, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भाई बताइए इनका वेग किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो उसमें वेग क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर इतना क्लियर यहाँ तक, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम आगे की तरफ देखते हैं, कुछ इसके टर्म होते हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे तरफ जो टर्म है इसके, जैसे हमारा हो गया श्रांतिकाल क्या होता है, श्रांतिकाल इसी से संबंधित है। मुक्त माध्य पथ क्या होता है, इसी से संबंधित है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, वो कभी कभी बोर्ड एग्जाम इनकी परिभाषा पूछ लेता है, ठीक है। और ये तो बेसिक है एक तरह से, और बेसिक आना बहुत आवश्यक है। तो चलते हैं अब आगे तरफ, इतना मैं रफ कर दूंगा, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर श्रांतिकाल क्या होता है। श्रांतिकाल, इसे विश्रांतिकाल भी कहा जाता है, ठीक है नहीं। श्रांतिकाल क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत 2 टक्करों के मध्य की दूरी तय करने में लगा समय, वो क्या श्रांतिकाल कहलाता है, ठीक है ना। यह इस प्रकार से कहते हैं, श्रांतिकाल एक समय होता है। श्रांतिकाल का मतलब क्या है, समय, इसका मतलब क्या होता है, समय होता है भाई, क्या होता है, टाइम, ठीक है नहीं, टाइम पीरियड कह सकते हैं श्रांतिकाल को। इसे विश्रांतिकाल भी या श्रांतिकाल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों में लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों, इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों में लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है। श्रांतिकाल कहलाता है, ध्यान रखना है। इसे किससे दिखाते हैं, इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं, टॉ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। श्रांतिकाल समझ में आया। 2 क्रमागत टक्कर, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन टक्कर किससे करेगा भाई, मैंने बताया था कि ये एक पदार्थ होता है, इस पदार्थ के अंदर क्या होता है, ये मान लो लोहा का है, तो इसके अंदर आयरन के जो पॉजिटिव चार्ज इस पे है, और यहीं से इलेक्ट्रॉन भी निकल गए बाहर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी हैं पॉजिटिव प्रकार से, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे ना, धनायन से, इसे कर्नल कहते हैं इसको, ठीक है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो नेगेटिव होता है, वैसे पॉजिटिव, तो इससे टकराएगा जाके जी, जब टकराएगा जैसे तो इसको कहते हैं टक्कर, ठीक है नहीं। इलेक्ट्रॉन के भाई जब भीड़ में भगेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे भी धनायन है, उसमें टकरा जाएंगे जा करके, तो ये होता है। तो एक लोहे का है, इस पर देखिए ओवरऑल अगर हम आवेश की बात करें कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर उतना ही धनायन यानी प्रोटॉन होता है, ठीक है, इसलिए। तो क्रमागत टक्कर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू हुआ, जब यहाँ से चलेगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर जाकर के टकरा गया एक पॉजिटिव से, इस प्रकार से, ठीक है।
फिर यहाँ से टक्कर, एक टक्कर यहाँ पर हो गई, फिर दोबारा आया, फिर इससे टकरा गया आकर के। तो क्रमागत 2 टक्करों में जो लगा समय होता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम टॉ कहते हैं। ध्यान रख लेना, यहाँ से गया, यहाँ टकराया, यहाँ से गया, यहाँ टकराया, 2 बार टकराया ना, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ठीक है। तो क्या हो गया, जिसे कहते हैं श्रांति काल। ठीक है, क्लियर। चलिए एक टर्म और है, मुक्त माध्य पथ। माध्य पथ क्या होता है? मुक्त माध्य पथ, मुक्त मतलब जो इलेक्ट्रॉन के, जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका जो पथ होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों में चली गई दूरी को मुक्त माध्य पथ कहते हैं। लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों में तय की गई दूरी को मुक्त माध्य पथ कहते हैं। मुक्त माध्य पथ कहते हैं, ठीक है। इसे लैम्डा से दिखाया जाता है, इस प्रकार से बना लेना, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका क्या हो गया, मुक्त माध्य पथ इसको कहा जाता है। क्लियर यहाँ पर? तो ये आपको आना चाहिए। जब इस विश्रांति काल क्या होता है, यानी कि इसे टॉ से दिखाते हैं, मुक्त माध्य पथ को लैम्डा से दिखाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी तय की उतनी, मान लो एक टक्कर यहाँ पर, एक टक्कर यहाँ, तो इतनी जो दूरी तय की, इतनी दूरी तय करने जो समय लगता है वो विश्रांति काल, और यहाँ दूरी तय की वो क्या है आपका मुक्त माध्य पथ है। क्लियर यहाँ तक? तो ये समझ में आया आपको? अब देखिए, जब इसी चालक को, मान लो कोई चालक होता है, जब इसी को बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जब जोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए ये एक चालक हमने यहाँ पर ले लिया, इस प्रकार से ये चालक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिया है। इस चालक को अगर बैटरी से जोड़ दिया जाए इस प्रकार से, प्लस और ये माइनस, इससे जोड़ देंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो इधर गति करने लगेगा, एक निश्चित दिशा में गति करने लगेगा। और जब ये निश्चित दिशा में गति करेगा तो थोड़ा सा आगे भी बढ़ेगा, हल्की सी गति से आगे बढ़ेगा, सूक्ष्म वेग से आगे बढ़ेगा। पहले टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा था ये, पर वहीं आ रहा था लौट के, परंतु अब जी वहाँ नहीं जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, घूमेगा अब भी, परंतु थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो इस वेग को ही कहेंगे हम अनुगमन वेग कहेंगे, जो अगले वाले हम लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने केवल इसमें बेसिक समझा है, क्योंकि ये चीज़ें समझाने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अब हम जो आगे जो देखने वाले हैं अनुगमन वेग के बारे में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा, और यदि समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।